Hello friends, a warm welcome to DNS English channel. Today I am going to talk about the history of English poetry. तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी थॉरली एंड मेटिकुलसली इंटरप्रिटेशन किया था कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री का जो पीरियड है 1500 इयर्स का ही है, जो 1500 वर्ष का यह हिस्ट्री है. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मॉडर्न लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज को मॉडर्न लैंग्वेज कहा जाता है. तो इस लैंग्वेज की उत्पत्ति लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, टिटोनिक जो एक्सेट्रा कभी हम जो पर्शियन, हिंदी से भी हम मानते हैं. लेकिन जो आज मेरा टॉपिक है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पोएट्री. पोएट्री हैज बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू मेक. पोएट्री का मतलब होता है बनाना, टू क्रिएट, सृजन करना. और जो पोएट होता है क्रिएटर. तो इस तरह से जो कवि होता है क्रिएटर होता है और जो पोएट्री होता है क्रिएशन होता है. तो किसी कवि का जो क्रिएशन है वही कविता है. तो इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो जो पोएम होता है इंग्लिश लिटरेचर का हाईएस्ट फॉर्म होता है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पोएट्री है, डिडैक्टिक पोएट्री. डिडैक्टिक पोएट्री शिक्षाप्रद कविताएं होती है. डिडैक्टिक पोएट्री. ओड ऑन सॉलिट्यूड अलेक्जेंडर पोप का यह डिडक्टिव पोएट्री है. तो इट टीचेस सम मोरल, इट टीचेस सम मोरलिटी. तो यह मोरलिटी बतलाता है, सम मोरल एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ है. तो यह डिडक्टिव है. रिफ्लेक्टिव जो पोएट्री होता है और यानी चिंतन पूर्ण होता है, फुल अप विथ मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन. और रिफ्लेक्टिव जो पोएट्री होती है एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो का ए शाम ऑफ लाइफ रिफ्लेक्टिव पोएट्री है. उसी प्रकार हम देखते हैं कि नैरेटिव पोएट्री है. तो यह कोई स्टोरी के बारे में डिस्क्राइब करता है या तो किसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में टॉक करता है. यह नैरेटिव है. पेस्टोरल जो पोएट्री क्या होता है, तो इट डेलिनिएट्स, पोर्ट्रेज द आइडिया ऑफ थॉट्स एंड नोशंस ऑफ द शेफर्ड्स लाइफ, हर्ट्समैन्स लाइफ. तो इस तरह क्रिस्टोफर मार्लो ने भी लिखा था. बहुत सारे उन्होंने पेस्टोरल पोएम लिखी है. तो पेस्टोरल पोएम समझ में आ गया. सैटेरिकल जो पोएम भी है जिसमें हंसी मजाक मनोविनोद होता है. तो अलेक्जेंडर पोप इज कॉल्ड द सैटेरिकल पोएट. उस तरह से इसके अलावा जो पोएट्री के डिफरेंट फॉर्म्स भी होते हैं, जो जैसे सोनेट है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोनेट. सोनेट SONNET, सोनेट 14 पंक्तियों की एक जो कविता है सोनेट कहते हैं. तो टू टाइप्स ऑफ सोनेट में है शेक्सपियरियन सोनेट. शेक्सपियरियन सोनेट या इसे एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं. और दूसरा है पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट. तो शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टरन्स होते हैं. इच क्वार्टरन कंटेन्स 4 लाइन्स. यानी जो क्वार्टरन्स जो होते हैं 4 पंक्तियों की कविता होती है. तो 3 क्वार्टरन्स होते हैं यानी स्टैंजा होते हैं जो 4 लाइन्स की होती है एंड फॉलोड बाय ए कॉपलेट. तो यह शेक्सपियरियन जो सोनेट है. शेक्सपियर आप जैसा जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं, तो शेक्सपियर ने कितने लिखा है 154. उन्होंने 154 जो सोनेट लिखा है. उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मॉडर्न टाइम में भी बहुत सारे लोग सोनेट लिख रहे हैं. तो अब जैसा कि जानते हैं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी जो लिखा है सोनेट लिखा है, बहुत सारे ऐसे हैं. तो हम बिगिनिंग हम करें द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जो पोएट्री. तो जो पहला है प्री चौथेरियन एज. प्री चौथेरियन एज जो हम जानते हैं कि चौसर से पहले जो एज थी इंग्लिश पोएट्री की उसे हम प्री चौथेरियन एज बोलते हैं. बिफोर चौसर इसे हम एंग्लो सेक्शन भी कहते हैं या ओल्ड इंग्लिश एज भी हम कहते हैं. जैसा कि हमने लिखा है
या एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी बोलते हैं। इसका जो टाइम था 500 एडी से 1340 एडी तक का है। तो इसी टाइम में 8th सेंचुरी के आसपास बीवुल्फ BEOWULF यह बहुत ही फेमस पोएट्री लिखी गई थी एंग्लो सेक्शन के टाइम में, और इसमें 300 लाइन्स लॉन्ग पोएम्स हैं जो मतलब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक सोल्जर्स के द्वारा यह का सॉन्ग है उसमें, जो किस तरह से उन्होंने मॉन्स्टर को उन्होंने वहाँ के पीपल को बचाया था, तो उसी का यह लाइफ के बारे में है। दूसरा है चौथेरियन एज। चौथेरियन एज यानी चौसर। तो आप जानते हैं कि चौसर, जियोफ्री चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री की अगर माने सिस्टमेटिक, साइंटिफिकली, मैथमेटिकली, टेक्निकली, तो हम देखते हैं कि चौसर के एज से ही बिगिनिंग होता है। हैंस फॉर चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। उन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखा था, ठीक है। कैंटरबरी टेल्स में लॉन्ग पोएम्स हैं, वह टेल्स के रूप में जो पिलग्रिम्स के द्वारा वह टेल्स मतलब कहा जाता है। तो उसके साथ ही हम देखते हैं कि चौसेरियन एज होता है, इसका जो पीरियड होता है 1340 टू 1400 तक। इसे मिडिल प्लांटाजेनेट पीरियड भी बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी का सेकेंड पार्ट में फ्रॉम चौसर टू टोटल्स मिसलेनी, इसका पीरियड होता है 1400 टू 1557। इसे लेटर प्लांटाजेनेट पीरियड कहते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए जो MA इंग्लिश कर रहे हैं या BA इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट वीडियो है। इसे आप मिस मत करें, नहीं तो नहीं समझ में पाएंगे। अगर आप इंग्लिश एक झलक में इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस तरह का वीडियो शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के बारे में भी टॉक हमने की थी, और मेरा पहला वीडियो था। तो इंग्लिश वर्ड की ओरिजिन कैसे हुई थी। जो एंग्लो सेक्शन एंड जूट्स, ये 3 इन्वेडर्स थे जो आउटसाइड ऑफ इंग्लैंड से आए हुए थे और वहाँ के लोगों को इंग्लैंड में लूटा, और उनके साथ जो लैटिनाइज्ड जो डायलेक्ट थी, फ्रेंच, जर्मन, टिटोनिक, स्कैंडिनेवियन एटसेट्रा, तो उन्होंने वहाँ पर उस डायलॉग को इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने शामिल किया था, और उस जगह का भी नाम उन्होंने, ये 5th सेंचुरी के आसपास आए थे, उस जगह का नाम भी उन्होंने इंग्लैंड दिया था, और एंगल से भी उन्होंने इंग्लिश नाम दिया था उस लैंग्वेज को। तो इसीलिए इंग्लिश काफी मॉडर्न लैंग्वेज है, ठीक है। जो 1500 ईयर्स का इसका हिस्ट्री है, 1500 वर्ष का इसका इतिहास है। पहले जो लैटिन, फ्रेंच, जर्मन लोग बोलते थे, तो इसीलिए इंग्लिश को हम मॉडर्न लैंग्वेज कहते हैं। तो चौसेरियन एज में हम देखते हैं कि चौसर को इंग्लिश पोएट्री का फादर कहा गया। उन्होंने द प्रिल्यूड टू कैंटरबरी टेल्स उन्होंने लिखा है। उन्होंने जीवन में उन्होंने काफी टीचिंगफुल है, काफी इंस्ट्रक्टिव है, इनका काफी जो मोरल से भरपूर है। तो चौसर का यह बहुत ही फेमस था। इसीलिए हिस्ट्री में अगर इंग्लिश लैंग्वेज का नाम लें, खासकर इंग्लिश पोएट्री का, तो चौसर से बिगिनिंग हो जाता है। खासकर मोस्ट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए तो हम देखें कि चौसर की पीरियड से इंग्लिश लिटरेचर जो BA या MA कर रहे हैं बिगिनिंग होता है। तो चौसर का के बाद था फ्रॉम चौसर टू टोटल्स मिसलेनी, तो लेटर प्लांटाजेनेट पीरियड था। उसके बाद जो 16th सेंचुरी का प्रारंभ होता है, बिगिनिंग होता है, द एज ऑफ शेक्सपियर। इसे शेक्सपियरियन एज भी हम बोलते हैं, ठीक है। उस समय में शेक्सपियर का प्रीडिसेसर क्रिस्टोफर मार्लो था। हालांकि दोनों में 3 महीने का ही अंतर था। शेक्सपियर से 3 मंथ्स अगो क्रिस्टोफर मार्लो का जन्म हुआ था। वो भी बहुत ही टॉप मोस्ट जो
पोएट ड्रामेटिस्ट थे, तो शेक्सपियर को काफी टीचिंग्स मिला था, काफी उन्हें जो मोरल एडवाइस क्रिस्टोफर से मिला था। लेकिन क्रिस्टोफर जो मारा गया था किसी होटल में वाद विवाद बहस करते हुए, होटल का जो बिल भोजन के बाद देने में था उसमें जोर जबरदस्ती करते हुए एक शराबी ने उन्हें मार दिया था। तो शेक्सपियर के बारे में मैं टॉक करने जा रहा हूँ। शेक्सपियर एलिजाबेथन पोएट हैं। एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम में हुए थे और उन्होंने जो लिखा था वह काफी जो एसेंस ऑफ लाइफ के बारे में लिखा है। हिज पोएम्स आर फुल ऑफ क्विंटेसेंशियल फिलॉसफी ऑफ लाइफ। जो क्विंटेसेंशियल फिलॉसफी है जीवन के कटु सत्य के बारे में, शेक्सपियर जैसा किसी ने वर्णन नहीं किया। विलियम शेक्सपियर जो 37 प्लेज लिखा है, 37 प्लेज यानी ड्रामा लिखा है। तो जो उनके ड्रामाज हैं 37 टू पार्ट्स में बांटे गए हैं, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में हम देखते हैं कि जो मैकबेथ है, जूलियस सीजर है, और जो हम कॉमेडी में मिडसमर नाइट्स ड्रीम है। इस तरह से बहुत सारे उन्होंने लिखा जो हम देखते हैं। टेम्पेस्ट लिखा है, एज यू लाइक इट लिखा है। इसके साथ हम जो देखते हैं हेनरी फोर्थ लिखा है, ऑथेलो लिखा है। तो इस तरह से आप देखते रहें कि उनका किस तरह से इम्पोर्टेंट उन्होंने लिखा है। लगता है कि जो आज ही लिखी गई है उनकी प्लेज, और जो उन्होंने जो सुपरस्टिशंस हमारे समाज में हैं, प्रिविलेंट हैं, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। तो इस तरह से एक रियल फ्रेंड क्या होता है उसके बारे में भी क्या है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द रियल फ्रेंड, ठीक है। ट्रेजेडी के ऊपर भी उन्होंने लिखा है। इस तरह से जो पोएट एलिजाबेथन टाइम का अभी तक उनके बराबरी करने वाला कोई भी मॉडर्न एज में भी कोई पोएट नहीं हुआ। तो द एज ऑफ शेक्सपियर था 1557 से 1625। द एज ऑफ शेक्सपियर की बात मैं कर रहा हूं मैं। इसे एलिजाबेथन पीरियड भी कहा गया, इसे जैकोबियन एज भी कहा गया। यही जो एलिजाबेथन एज था शेक्सपियर के टाइम में, जो मॉडर्न जो हम देखते हैं कि इंग्लिश में कुछ नए नए वर्ड्स आ जाते हैं, मॉडर्निटी शुरू हो जाती है, ठीक है। हालांकि यह मॉडर्न पोएट्री से अलग है कि वर्ड्स का इन्वेंशन हो गया। पहले हम देखते थे कि जो लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, ट्यूटोनिक जो काफ़ी हार्ड इंग्लिश होती थी, शेक्सपियर ने बहुत सिंपल वे से इंग्लिश लिखना शुरू किया था। तो इसीलिए इस समय को द एज ऑफ रिनेसेंस कहते हैं। एज ऑफ पुनर्जागरण। रिनेसेंस का मतलब होता है रिवर्थ इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में पुनर्जागरण होना। तो उन्होंने मतलब जो बहुत सुंदर ढंग से लिखा है, व्हेन द हार्ली वर्ली इज डन, मैकबेथ में उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो उन्होंने जूलियस सीजर में भी लिखा है, cowards die many times before their death, but the valiant never taste of death but once। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल इंग्लिश में उन्होंने लिखा। तो यह जो रिनेसेंस का जो एज था इसे हम रिवर्स एज कहते हैं, क्योंकि जो इसमें सिंपल इंग्लिश में लिखने की परिपाटी शुरू हो गई थी। और इसका जो पायोनियर है विलियम शेक्सपियर है। विलियम शेक्सपियर के टाइम में बेन जॉनसन भी हुए थे, उन्होंने भी लिखा था, वे भी ड्रामेटिस्ट थे, पोएट थे। लेकिन जो नाम जो होता है शेक्सपियर का होता है, क्योंकि वह पायोनियर था, ही वाज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द रिनेसेंस पीरियड, ठीक है। वो प्रोटैगनिस्ट था और हम रनर भी कहते हैं एलिजाबेथन पोएट्री का। तो उन्होंने जैसे मैंने बताया कि आप एज यू लाइक इट में लिखा, उन्होंने क्विंटेसेंशियल फिलॉसफी ऑफ लाइफ लिखा, जीवन के कटु सत्य के बारे में, जीवन क्या है, ठीक है। जैसे ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, द 7 एजेस ऑफ मैन लिखा कि मनुष्य की 7 अवस्थाएं होती हैं। उन्होंने ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल द men and men merely players, they have their existence in terms and one man plays his 7 roles। तो देखो, तो 7 रोल, ठीक है। एक चाइल्ड इन्फेंट होता है, ठीक है, फिर स्कूल गोइंग बॉय होता है, फिर बड़ा हो जाता है सोल्जर होता है,
कोई फिर वह जज बनता है, इस तरह से। और जो लास्ट एज होता है, ठीक है, सेंस टीथ, ठीक है, सेंस मेमोरी यानी एसेंस सेंस विदाउट होता है, तो ऑब्लिवियस एज हो जाता है। अंतिम अवस्था काफी जो दुखदायी होती है, ट्रबलसम होती है, तो उनके बारे में भी उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम में उन्होंने ट्रू लव के बारे में वर्णन किया है। रोमियो एंड जूलियट में काफी रोमांटिक उन्होंने, तो उस जो पीरियड में जो ड्रामा भी लिखी हुई जाती थी पोएटिक फॉर्म में, तो हम शेक्सपियर को कह सकते हैं कि पोएट ड्रामेटिस्ट, ही वाज द टॉप मोस्ट प्ले राइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उन्होंने जो उनकी जो ड्रामा थी, मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, एज यू लाइक इट है, या रोमियो एंड जूलियट में उन्होंने काफी रोमांस से भर दिया है। बहुत ही मजेदार है, जब आप पढ़ेंगे तो अब आपको बहुत ही आनंद आएगा रोमियो एंड जूलियट को पढ़ते हुए। अब इनके बाद हम देखते हैं कि जो मेटाफिजिकल पीरियड आया, यानी मेटाफिजिकल पोएट्री। तो मेटाफिजिकल जो पोएट्री जो 17th सेंचुरी का था, जॉन डन DONNE 1573 से 1631 तक उनका पर्टिकुलर पीरियड था। तो ही इज कॉल्ड द पायोनियर ऑफ द मेटाफिजिकल पीरियड। तो जॉन डन को, ठीक है, उसे मेटाफिजिकल पीरियड का मतलब पायोनियर कहा जाता है। तो मेटाफिजिकल पोएट्री वाज फिलोसफिकल एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, काफी फिलोसफिकल था, डिफिकल्ट था, ठीक है। जो इसमें जीवन का जो डिनोटेशंस एंड कोनोटेशंस के बारे में काफी डेलिनेशन किया गया है, ठीक है। तो मेटाफिजिकल, इसी टाइम में द एज ऑफ मिल्टन आता है। तो 1625 से 1660 तक, जैसे कैरोलिन एज हम बोलते हैं द एज ऑफ मिल्टन को, ठीक है। उसी समय में द एज ऑफ ड्राइडन भी है, 1660 से 1700 तक का है। द एज ऑफ रेस्टोरेशन भी इसे हम बोलते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेटाफिजिकल जो पीरियड था, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो इसी में हम देखते हैं कि इसी पीरियड में, मेटाफिजिकल पीरियड में जो जॉन मिल्टन भी हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट एंड रिगेन्ड लिखा था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो वो इसी पीरियड के कभी आ जाते हैं, मेटाफिजिकल पीरियड के टाइम के ही आ जाते हैं, ठीक है। और जो फिफ्थ है द एज ऑफ पोप। तो एलेक्जेंडर पोप इज कॉल्ड द फादर ऑफ क्लासिकल और अगस्टन पोएट्री। तो इसे फादर कहा जाता है क्लासिकल, क्योंकि उस समय की जो पोएट्री होती है जो A1 क्लास की होती थी, तो इसलिए क्लासिकल नाम दिया गया। काफी वह मेडिटेटिव होता था, काफी कॉन्टेम्पलेटिव होता था, कॉन्टेम्पलेशन से भरपूर होता था, काफी रिफ्लेक्शन से भरपूर होता था, ठीक है। और काफी उसमें एसेंस लाइफ के बारे में होता था। तो क्लासिकल और अगस्टन एज भी कहा जाता है। इसका पीरियड था 1700 टू 1745। द क्वीन एंड एज भी इसे हम बोलते हैं, इसे द क्वीन एंड एज भी बोलते हैं 18th सेंचुरी में। तो अर्ली जॉर्जियन एज भी इसे हम बोलते हैं। उसके बाद रोमांटिक एज आता है। रोमांटिक एज, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रोमांटिक। रोमांटिक शब्द हम देखते हैं कि रोमांस से भरा होता है, काफी लव, इमोशन, एक्साइट, जोश, खरोश से भरा होता है, इसलिए इसका नाम है रोमांस। तो रोमांटिक एज था द एज ऑफ द रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। या जो हम देखते हैं कि उस समय में विलियम वर्ड्सवर्थ हुआ था, 1770 में उनका जन्म हुआ था, और 1850 में उनका निधन हुआ था। तो ये जो पीरियड था विलियम वर्ड्सवर्थ का, तो विलियम वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड द फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्री। तो उसे फादर कहा गया। तो उस समय में उन्होंने बहुत सारी लव पर लिखा, नेचर पर लिखा, ह्यूमैनिटी पर लिखा।
तो रोमांटिक एज था, मतलब रोमांटिक पीरियड और रोमांटिक पोएट्री delineates, portrays the thought and emotions, notions about the nature, about the love and humanity। तो इस तरह का उन्होंने डिस्क्राइब किया था रोमांटिक एज में। तो उसका जो फास्ट फ्रेंड भी था एस.टी. कॉलेज, दोनों समकालीन थे। उसके साथ हम देखते हैं कि शेली, किट्स और बायरन भी हुए थे। तो सबसे कम उम्र जीने वाले इंग्लिश लिटरेचर में, खासकर मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात करता हूँ, इंग्लिश पोएट्री की नहीं, तो जॉन किट्स थे। वो 25 इयर्स में भी वो गुजर गए थे। उन्होंने बहुत कुछ ओड टू ऑटम लिखा है, उनकी बहुत उन्होंने सारी बुकें लिखी हैं लव के ऊपर, नेचर के ऊपर और ह्यूमैनिटी के ऊपर। और शैली भी 29 इयर्स तक ही जीवित रहे। शैली भी ने भी बहुत सारे ओड लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से रोमांटिक एज के सबसे हीरो कौन रहे? विलियम वर्ड्सवर्थ। उन्होंने स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, ए स्लम्बर इन माय स्पिरिट सील लिखा है, द सॉलिटरी रीपर, लूसी पोएम्स बहुत सारे लिखे और इंग्लिश लिटरेचर में नंबर 1 रोमांटिक पोएट कहलाए। तो इस तरह से उन्होंने रोमांटिक जो एज था, इसे द एज ऑफ हम रेवोल्यूशन कहते हैं। क्रांति सी आई लव के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर, नेचर के ऊपर, वो सब लिखते रहे। जो नेचुरल फिनोमेना है इसके ऊपर वे लिखते रहे। क्योंकि इंग्लैंड में सारे जो पोएट्स थे इंग्लैंड में पैदा हुए थे। किट्स हैं, शेली हैं, बायरन हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। तो प्रकृति की गोद में हमेशा विलियम वर्ड्सवर्थ रहते थे। चाहे कहीं भी ऑर्चार्ड है, कहीं भी झरना है, वाटरफॉल है, बीच में रहते थे। जहाँ चर्पिंग ऑफ बर्ड्स थे, कुकू की साउंड होती थी, तो उसी बीच में वह काफी नर्चर्ड हुए और वो लिखते गए। तो उन्हें गॉड गिफ्ट था एक तरह से। तो रोमांटिक एज में आपने देखा कि यह रेवोल्यूशन का भी एज था कि लव के बारे में, रोमांस के बारे में और नेचर थॉट के बारे में ये सब लिखते गए, आगे बढ़ते गए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विक्टोरियन एरा आया, विक्टोरियन पोएट्री की बिगिनिंग हुई। विक्टोरियन पोएट्री सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में विक्टोरियन पोएट्री, तो क्वीन विक्टोरिया का टाइम था उस समय में, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में। तो क्वीन विक्टोरिया के समय में बहुत सारे हुए ऐसे पोएट है। विक्टोरियन पोएट्री में अल्फ्रेड टेनिसन थे। वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटेगनिस्ट पोएट थे उस समय में, विक्टोरियन एरा में। तो अल्फ्रेड टेनिसन से शुरू होता है। S.W. लॉन्गफेलो भी हुए थे। इस तरह से बहुत सारे C.G. रॉसेटी भी थे इस समय में जो लिखते थे इंग्लिश लिटरेचर का। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मॉडर्न पोएट्री सेकेंड हाफ तो 19th सेंचुरी में, विक्टोरियन पोएट्री जब समाप्त एंड होने के बाद मॉडर्न पोएट्री बिगिन हो जाती है। बिगिन्स इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। जब क्वीन विक्टोरिया का निधन हो जाता है, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो मॉडर्न पोएट्री की बिगिनिंग होती है। D.H. लॉरेंस है और T.S. एलियट है, मर्डर इन कैथेड्रल उन्होंने लिखा है। तो ये मॉडर्न जो पोएट हैं, मॉडर्न पोएट्री में क्लासिफाइड हैं ये लोग। और उन्होंने बहुत रिपोर्ट ग्रुप भी है। अगर देखें थोड़ा बहुत तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी इंग्लिश लिटरेचर में, मॉडर्न पोएट्री में आ जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसे आप बाय हार्ट लर्न करें। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। जो इस तरह से इंग्लिश लिटरेचर के बाद पोएट्री के बारे में डिस्क्राइब करना बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क था, बहुत ही कठिन था। लेकिन मैंने फिर भी मतलब इतने बड़े महासागर को मैंने वाटर पॉट में उड़ेल दिया है। आप इसे बाय हार्ट लर्न करें। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो।